सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार किए साझा। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के अमृत काल में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात। पीएम ने विश्व कल्याण पर जोर देते हुए कहा, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम वसुधैव कुटुंबकम की हमारी प्रतिबद्धता को करती है जाहिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस के सफल प्रक्षेपण को बताया गौरवशाली पल। कहा, भारत स्पेस सेक्टर में अपनी सफलता अपने पड़ोसी देशों से भी कर रहा है साझा। पीएम ने कहा, ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से बढ़ रहा है आगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का जोरदार प्रचार अभियान जारी। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेत्रान, खेड़ा और सूरत में करेंगे चुनावी रैलियां। गुजरात के चुनावी रण में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। दोनों दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज अंतिम दिन। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल जैसे कई लक्ष्यों को हासिल करने में व्यापार मेले की रही बड़ी भूमिका। नेपाल में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में 5 दलों का गठबंधन नई सरकार बनाने के लिए तैयार। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में नेपाल कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बढ़त। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में पड़ी बारिश की मार। 12.5 ओवर के बाद मैच बारिश के कारण हुआ रद्द। न्यूजीलैंड सीरीज में 1-0 से आगे। बुधवार को खेला जाएगा तीसरा मुकाबला। फीफा विश्व कप में आज भी खेले जाएंगे 4 मुकाबले। प्रतियोगिता में बने रहने के उद्देश्य से 4 बार की चैंपियन जर्मनी उतरेगी स्पेन के खिलाफ। एक अन्य मैच में बेल्जियम का सामना होगा मोरक्को से। वहीं जापान का सामना कोस्टारिका से होगा तो क्रोएशिया के सामने होगी कनाडा की चुनौती। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 95वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर इसे देश का गौरव बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक अनूठे उपहार की चर्चा करते हुए तेलंगाना के एक बुनकर येल्धी हरिप्रसाद गारू की कला की जमकर सराहना की। पीएम ने कहा कि हरिप्रसाद जी ने अपनी कला के जरिए G20 का लोगो बुनकर भेजा है, जो सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। हरिप्रसाद गारू ने अपनी कला में अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने पर देश के गौरव को भी दर्शाया है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं येल्धी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का यह लोगो बुनकर के भेजा है। ये शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है।
देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता को देश के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बताया। पीएम ने ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर जोर देते हुए कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता को भी जाहिर करती है। G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। मन की बात कार्यक्रम की इस कड़ी में पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता को देश के गौरव से जोड़ते हुए इसे राज्यों की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाने का अवसर बताया। पीएम ने कहा कि शांति से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक देश के पास सभी चुनौतियों का समाधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश में विज्ञान के क्षेत्र में हो रही प्रगति की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को एक ऐतिहासिक घटना बताते हुए देश का गौरवशाली पल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से हो रही तरक्की और आम भारतीयों के इसमें बढ़ चढ़कर योगदान का जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में छोड़े गए निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को एक ऐतिहासिक घटना बताया। मेरे प्यारे देशवासियों, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं का लाभ पड़ोसी देशों के साथ साझा करने को हमेशा उत्सुक रहता है। इस संदर्भ में उन्होंने शुक्रवार को इसरो के रॉकेट से छोड़े गए भूटान के उपग्रह का उदाहरण दिया। उन्होंने ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों का भी उल्लेख किया और हिमाचल के किन्नौर में ड्रोन द्वारा सेबों की आपूर्ति को इस तरक्की का जीता जागता उदाहरण बताया। जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस की बात कर रहे हैं तो ड्रोन्स को कैसे भूल सकते हैं। ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन्स के जरिए सेब ट्रांसपोर्ट किए गए। किन्नौर हिमाचल का दूर सुदूर जिला है और वहां इस मौसम में भारी बर्फ रहा करती है। इतनी बर्फबारी में किन्नौर का हफ्तों तक राज्य के बाकी हिस्से से संपर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहां से सेब का ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही कठिन होता है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किन्नौरी सेब लोगों तक और जल्दी पहुंचने लगेंगे। इससे हमारे किसान भाई बहनों का खर्च कम होगा, सेब समय पर मंडी पहुंच पाएगा, सेब की बर्बादी कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने युवाओं की प्रतिभा के चलते आज विज्ञान, अनुसंधान और स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि अब भारत के लोग पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति में रची बसी संगीत की गहरी परंपरा को देश की पहचान बताया। पीएम मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में लोक संगीत की परंपरा को बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति में रची बची संगीत की गहरी परंपरा को देश की पहचान बताया। उन्होंने कहा कि भारत के संगीत ने भारतीयों ही नहीं विदेशियों का भी मन मोहा है। इस संदर्भ में उन्होंने ग्रीस के सुप्रसिद्ध गायक कॉन्स्टेंटिनो कात्सिज का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टेंटिनो जी को भारतीय संगीत एवं संस्कृति से इतना लगाव है कि वो पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से लगातार भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कॉन्स्टेंटिनो जी के गाए महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन के अंश भी सुनाए। वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। वैष्णव जना तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नान रे। प्रधानमंत्री ने गुयाना और फिजी में बसे भारतीयों ने उन देशों में जिस तरह से भारतीय गीत संगीत की परंपरा को जीवित रखा है उसे एक अभिनव उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने भारत के वेदों, प्राचीन शास्त्रों और पौराणिक कथानकों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की आत्मा में संगीत है। महान मनीषी कवि भर्तृहरि को हम सब उनके द्वारा रचित नीति शतक के लिए जानते हैं। एक श्लोक में वे कहते हैं कि कला, संगीत और साहित्य से हमारा लगाव ही मानवता की असली पहचान है। वास्तव में हमारी संस्कृति इसे ह्यूमैनिटी से भी ऊपर डिविनिटी तक ले जाती है। वेदों में सामवेद को तो हमारी विविध संगीतों का स्रोत कहा गया है। माँ सरस्वती की वीणा हो, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी हो या फिर भोलेनाथ का डमरू, हमारे देवी देवता भी संगीत से अलग नहीं है। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में लोक संगीत की परंपरा को बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। इस संबंध में उन्होंने नागालैंड की संस्था लिडी क्रो यू के प्रयासों का जिक्र किया। नागालैंड में नागा समाज की जीवन शैली, उनकी कला, संस्कृति और संगीत, ये हर किसी को आकर्षित करती है। ये हमारे देश की गौरवशाली विरासत का अहम हिस्सा है। नागालैंड के लोगों का जीवन और उनके स्किल्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन परंपराओं और स्किल्स को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वहां के लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है लिडी क्रो यू। नागा संस्कृति के जो खूबसूरत आयाम धीरे धीरे खोने लगे थे, लिडी क्रो यू संस्था ने उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। देश, विदेश और भारत के विभिन्न राज्यों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात में संगीत की जीवंत परंपरा के महत्व और भारत के समाज में उसके अभिन्न स्थान को सशक्त तरीके से रेखांकित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गुजरात के नेत्रंग, खेड़ा और सूरत में चुनाव प्रचार को धार देंगे। गौरतलब है कि गुजरात में पहले चरण के लिए 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा।
गुजरात के अहमदाबाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के बारे में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है। जब विकास की बात होती है, सुशासन की बात होती है, गरीब कल्याण की बात होती है, तो गुजरात मॉडल की बात होती है। नए भारत की बुलंद तस्वीर हमारा गुजरात। जब कोई कृषि के क्षेत्र में डबल डिजिट ग्रोथ नहीं देखता था, तब मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने देखी। जब कोई बड़े बांध बनाने का सपना नहीं देखता था, तो तब नर्मदा बांध हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी गुजरात में है। पहली बुलेट ट्रेन की बात करें तो वो भी गुजरात में, और नंबर 1 एक्सपोर्ट की बात करें तो गुजरात में। नंबर 1 की बात जहां पे भी आए तो गुजरात आगे चलता है। तो गुजरात एक ऐसा मॉडल जो देश के सामने सुशासन, विकास और गरीब कल्याण, यही भाजपा की पहचान। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने गुजरात विधानसभा 2022 के संकल्प पत्र में बेटियों को केजी से पीजी की शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकल्प पत्र जारी करते हुए जो कहा, बेटियों के लिए केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त में होगी, मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी मुफ्त में मिलेगी, तो हमारी बुजुर्ग महिलाओं के लिए 60 साल से ज्यादा वाली के लिए बस में मुफ्त सेवा मिलेगी, और भाई और बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर, शौचालय, पक्का मकान, ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देने का काम किया है। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 8 साल में करने का काम किया है। और अगर मैं यहां पर कहूं, गुजरात के युवाओं ने तो गुजरात को, विकास को नए पंख लगाए हैं और उड़ान भरी है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सूरत में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने को कहा। कहा जाता है कि जिस राज्य में सरकारी कर्मचारी जिस तरफ हों, चुनाव वही पार्टी जीतती है। सरकारी कर्मचारी 10 तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, 10 लोगों को बताते हैं, उनकी बात सुनता है समाज। तो मैं सारे सरकारी कर्मचारियों को, गुजरात सरकार के कच्चे पक्के ये वो सभी से अपील करना चाहता हूं। एक तो अभी पोस्टल बैलेट चल रहा है, पोस्टल बैलेट में एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। आप सबसे अपील है, पोस्टल बैलेट के अंदर एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के वजीरपुर में एक जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली में जो विकास होना चाहिए था वो विकास से वंचित रहा है। इसका मूल कारण ये है कि आपने जो यहाँ सरकार बनाई वो आम आदमी के विरोध में है। लेकिन दिल्ली में जो विकास होना चाहिए वह विकास से वंचित रह रहा है। उसका मूल कारण है कि यहां जो सरकार बैठाई है वह सरकार आम आदमी के विरोध में काम कर रही है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे सत्येंद्र जैन पर संबित पात्रा ने केजरीवाल पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कैमरे के सामने केजरीवाल जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाले फिजियोथेरेपिस्ट बताया था उन्होंने कि वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जबकि वो एक रेपिस्ट है और जेल में सजा काट रहा है। इतने खुले तरीके से झूठ बोलकर एक मुख्यमंत्री कैमरे के सामने आता है और कहता है कि ये जो सत्येंद्र जैन है इसका जो मसाज हो रहा था ये डॉक्टरी एडवाइस पे हो रहा था और एक फिजियोथेरापिस्ट उसको मसाज दे रहा था। ये विषय मोरालिटी का है, यह विषय हमारे दिल के अंदर उठ रहे कई सवालों का है
कि एक मुख्यमंत्री लाइट कैमरा और एक्शन होने के बाद इस कदर झूठ कह सकता है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है, जबकि वो एक रेपिस्ट था। सभी दलों की नजर आधी आबादी के वोटों पर होती है। आधी आबादी मतलब महिलाएं, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों की भागीदारी नहीं के बराबर है। महिलाओं को टिकट देने में राजनीतिक दलों ने भरपूर दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जबकि आज अधिकांश महिलाओं का रुझान बीजेपी की तरफ है। गुजरात विधानसभा में क्या है महिला उम्मीदवारों की स्थिति, देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। अहमदाबाद के नरोडा विधानसभा से पायल कुकरानी भाजपा प्रत्याशी बनी है। पेशे से डॉक्टर पायल सिंधी समाज से आती हैं। पायल के पूर्वज बंटवारे के वक्त यहाँ आकर बसे। यहीं एक सिंधियों की बड़ी आबादी बस गई और उसी आबादी के बीच डॉक्टर पायल महिलाओं की आवाज बनकर उभरी और अब भाजपा प्रत्याशी बनी है। डोर टू डोर जाके घर घर तक पहुंचाएंगे योजनाएं, जिससे, और दूसरी चीज़ हम ये भी करेंगे कि जितने भी हमारे युवान, हमारे महिलाएं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको और जोड़ेंगे और पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। विमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं और हर क्षेत्र में हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं महिला हूँ और मुझे ये मौका मिला है। कांग्रेस ने घाट लोडिया सीट से महिला प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद अमी याग्निक को मैदान में उतारा है। याग्निक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के खिलाफ प्रत्याशी बनी है और पार्टी में महिला सशक्तिकरण की आवाज बनती रही है। पार्टी भरोसा करके कि भाई ये महिला सशक्त है, वो काम कर सकेगी, प्रजा के प्रश्न सॉल्व कर सकेगी, वो शासन में भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में पार्ट ले सकेगी, तो ये कारणभूत है कि पार्टी ने महिलाओं पे भरोसा किया है और मैदान में उतारा है। राज्य में महिला उम्मीदवारी के नाम पर आम आदमी पार्टी फिसड्डी साबित हुई है। पार्टी ने राज्य में मात्र 7 विधानसभा में महिला प्रत्याशी उतारे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो करीबन 3-4 महिलाओं को उम्मीदवारी दी है। जहां तक ये विधानसभा में बात है, महिलाओं की बात है, तो आम आदमी पार्टी पहली बार एक ऐसी चीज लेके आ रही है जिसके लिए गुजरात की महिलाओं उसको मतलब आशीर्वाद दे रही है। गुजरात राज्य में कुल 4,90,89,765 मतदाता हैं। कुल मतदाताओं में 2.37 करोड़ महिला मतदाता हैं। इस बार महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 30 लाख बढ़ी है, जबकि टिकट देने के आंकड़े घटे हैं। विश्लेषकों की माने तो सुचारू कानून व्यवस्था और महिलाओं के लिए बनी योजनाओं ने महिलाओं को भाजपा की तरफ आकर्षित किया है। महिला नेतृत्व की बात जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में करने की बात करूंगी, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से महिलाओं का नेतृत्व दिया गया है। अगर आज गुजरात में आप इलेक्शन की बात करें तो 182 में से हमने 17 महिला कैंडिडेटों को टिकट दिया। साल 2022 में कुल 52 महिलाओं को टिकट मिला है। सबसे ज्यादा भाजपा ने 17 महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 14 और सबसे कम आम आदमी पार्टी ने मात्र 7 महिलाओं को ही प्रत्याशी बनाया है। महिलाएं होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर से भी दूर दिखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महिला सशक्तिकरण की बात तीनों पार्टियां कर रही है, लेकिन महिला उम्मीदवारी के नाम पर तीनों पार्टियों ने कंजूसी बरती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 17 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर महिला नेतृत्व को मजबूत बनाने की जरूर कोशिश की है। अपने सहयोगी कैमरामैन जयसुख सियानी के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज इम्फाल में IMA मार्केट का दौरा किया। जयशंकर 26 से 28 नवंबर तक मणिपुर के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार और विकास पर जोर शोर से काम कर रही है। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में सुधार से ये क्षेत्र दुनिया भर से जुड़ जाएगा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संगठन के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के मांग से सहमति जताते हुए कहा कि देश विकास और प्रगति के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का बनना बहुत आवश्यक है। आज भारत के लिए सामाजिक समरसता के लिए, आर्थिक ऊंचाई पर जाने के लिए साधन सीमित है। इन सीमित साधन में भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है।
इसलिए देश में एक ऐसा कानून लाना चाहिए। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे देश के चश्मे से देखेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आज नई दिल्ली में जनजातीय समाज की अस्मिता, अस्तित्व एवं विकास से जुड़े विषयों पर शोध के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें देश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्राध्यापक, शिक्षाविद, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा कि देश के जनजातीय समाज के बारे में शोध नगण्य है और जनजातीय मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने की सराहना की। 75 साल के बाद, 75 साल बहुत लंबा समय होता है वास्तव, लेकिन 75 साल के बाद में और इसकी तरफ ध्यान गया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की 2 महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें कि उन्होंने जब ये जनजाति गौरव दिवस करके घोषित किया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जनजाति समाज में एक भाव जागृत हुआ है कि हमारे बारे में समाज सोचता है, हमारे जो सैक्रिफाइसेस हैं उसके बारे में अब देश को जानकारी होने लगी। ये एक बड़ा कदम है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज अंतिम दिन है। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल जैसे कई लक्ष्यों को हासिल करने में व्यापार मेले की बड़ी भूमिका रही है। मेले में इस बार भी हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे। मेले में इस बार नई नई कंपनियां देखने को मिली, चाहे स्टार्टअप हो या फिर बड़ी कंपनियां, हर कोई यहां आकर उत्साहित नजर आया। नेपाल में आम चुनाव के बाद नेपाली कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 5 दलों का गठबंधन नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। चुनाव में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में नेपाल कांग्रेस गठबंधन ने स्पष्ट बढ़त हासिल की है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल ने एक बैठक में नई सरकार के गठन की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। सीपीएन माओवादी सेंटर की स्थायी समिति के सदस्य ने कहा कि दोनों नेता वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन को जारी रखने के लिए एक साझा समझौते पर पहुंच गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय पारी के 5वें ओवर में बारिश के कारण खेल को रोकना पड़ा। इसके बाद काफी समय तक बारिश के कारण खेल शुरू हो नहीं सका। दोबारा खेल शुरू होने पर मैच को 29-29 ओवर कर दिया गया। भारतीय पारी के 13वें ओवर में जब टीम का स्कोर 1 विकेट पर 89 रन था, एक बार फिर बारिश ने मैच में बाधा डाली और खेल को रोकना पड़ा। इसके बाद दोबारा मैच शुरू नहीं हो सका और मैच को रद्द करने का फैसला लिया गया। इस मैच के बाद न्यूजीलैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। तीसरा वनडे बुधवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।